नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये टॉपिक जिसका नाम अजमेर के चौहान वंश का इतिहास हम पढ़ेंगे। और अजमेर के चौहान वंश के इतिहास के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के सभी शासक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको मेरे इस चैनल पर इतिहास के कालक्रम के अनुसार टॉपिक शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान के इतिहास से इसकी शुरुआत की है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था राजपूत युग, उत्पत्ति, प्रमुख शिलालेख। दूसरा टॉपिक हमारा ये है आज अजमेर के चौहान वंश का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा टॉपिक है। आप इससे पहले वाला वीडियो जो राजपूत युग वाला है, उत्पत्ति वाला है, वो ज़रूर देखें। आप भी मेरे साथ क्रम से ही इतिहास को पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले एक और वीडियो मैंने डाला था जिसमें ईसवी व ईसा पूर्व का वर्णन किया है मैंने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इससे आपको इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। तो हम आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अजमेर के चौहान का वंश का इतिहास, टॉपिक नंबर 2 शुरू करें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए गए नोट्स जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ अपने इस चैनल पर। तो आप ज़रूर देखें। जो महत्वपूर्ण लेखक थे, इतिहासकारों ने जो कहा है, एक ऑथेंटिक लेखकों की पुस्तकों को मैंने पढ़ा और आपके लिए ये बना रहा हूँ। एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। तो देखें आप ये चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश हमने पहले राजपूत युग पढ़ा था, उसमें कहा था मैंने कि राजपूत जो थे वो किसके सामंत थे। तो आपको ध्यान देना है किसके थे, तो गुहिलों के सामंत थे, गुहिल वंश। तो देखें हम, तो चौहान वंश को ही हम क्या नाम देते हैं भाई? चौहान वंश को ही हम कहते हैं कि शाकंभरी के चौहान। क्या कहते हैं भाई? शाकंभरी के चौहान, या इसी को अजमेर के चौहान कहते हैं। और सपाल दक्ष के चौहान कहा जाता है। तो संस्थापक कौन है भाई? वासुदेव चौहान। कौन है भाई संस्थापक? वासुदेव चौहान। अब हम देखें तो हमने पहले पढ़ा था कि वासुदेव चौहान जो इसके संस्थापक है, ये कौन से शिला से लेख में कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा शिलालेख है भाई? तो ये है बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा है भाई? बिजोलिया का शिलालेख। बिल्कुल सही है। ये कहाँ है भाई? तो ये हैं भीलवाड़ा में। तो ध्यान देना है आपको। वहाँ कहा गया है कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं? तो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। शाकंभरी की प्राचीन राजधानी क्या थी भाई? तो शाकंभरी यानी सांबर का क्षेत्र था, आसपास का क्षेत्र। ये अजमेर, नागौर और ठीक है ना, अजमेर, नागौर और जयपुर के इलाके को क्या कहते हैं भाई? तो कहते हैं सांबर का क्षेत्र, यानी शाकंभरी नाम दिया था। प्राचीन राजधानी क्या थी उसकी? अहिच्छत्रपुर। देखो नागौर आ गया, तो अहिच्छत्रपुर। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहा है कि शाकंभरी की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर, और ये है नागौर में।
तो पहला शासक है वासुदेव चौहान। इंपॉर्टेंट बात यहाँ बन रही है कि हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीन राजधानी अनंत प्रदेश सीकर थी। ये भी एक क्वेश्चन क्या ध्यान देना है भाई, हर्षनाथ अभिलेख हैं सीकर में, उनके अनुसार चौहानों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, अनंत प्रदेश सीकर थी। अब हम दूसरा शासक पढ़ते हैं गुवक प्रथम। इन्होंने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया है। तो ये क्वेश्चन आता है, हर्षनाथ मंदिर कहाँ है, सीकर में। निर्माण किसने करवाया भाई, गुवक प्रथम, चौहानों की इष्ट देव हैं ये। उसके बाद हम देखें चंदन राज द्वितीय, अगला शासक चंदन राज द्वितीय। इनकी पत्नी का क्या नाम है भाई, इनकी पत्नी का नाम है आत्मप्रभा। नाम सुना था आपने, क्या नाम था भाई, आत्मप्रभा। ठीक है, तो आत्मप्रभा क्या कर रही थी, इन्हें रुद्राणी के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, रुद्राणी। ये शिव भक्त थी। क्या भक्त थी भाई, शिव भक्त थी। और ये पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक प्रचलित करती थी। ये क्वेश्चन बना है तो आपको ध्यान देना है। रुद्राणी उपनाम है चंद्रराज द्वितीय की पत्नी। तो अजमेर के चौहान या सपाल दक्ष के चौहान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें तो वाकपति राज, महाराज की उपाधि धारण की वाकपति राज ने। नेक्स्ट हैं सिंहराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र चौहान वंश की नींव किसने रखी है भाई, तो सिंहराज ने रखी है भाई। ये ध्यान देना है आपको। तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं कि सपाल दक्ष के जो चौहान वंश थे उनको गुर्जरों से स्वतंत्र किसने किया है, तो सिंहराज ने। किसने किया भाई, सिंहराज। आगे हम देखें विग्रहराज द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट शासक है। तो प्रारंभिक चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभिक चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन, तो विग्रहराज सेकंड, जबकि सिंहराज स्वतंत्र किया है उसको। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया है, इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात में कौन सा वंश था मैंने कहा था, चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश के शासक था मूलराज प्रथम। उन मूलराज प्रथम को किसने हराया भाई, तो विग्रहराज द्वितीय ने हराया है। ये ध्यान देना है आपको। आगे हम देखें तो इन्होंने भड़ोच में चौहानों की कुल देवी आशापुरा का निर्माण करवाएं। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है भाई, तो ये है भड़ोच। भड़ोच में तो चौहानों की कुल देवी है विग्रहराज द्वितीय द्वारा। ये ध्यान रखना है। ये हर्षनाथ वाला ऊपर था, ये ध्यान देना है आपको। आगे हम देखें और कौन सा शासक आएगा, पृथ्वीराज प्रथम। इन्होंने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को, जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, को मौत के घाट उतारा है भाई। तथा कौन सी उपाधि धारण की है, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहा है भाई। कौन, पृथ्वीराज फर्स्ट। आगे देखें हम, अगला आएगा भाई, उसका नाम है अजयराज। अजयराज 1105 से 1133 में रहेगा। ये कहाँ, तो ये सांबर में। कहाँ रहेगा भाई ये, तो अजमेर के चौहान वंश, सपाल दक्ष के चौहान। ये ध्यान रखना। तो कौन है भाई वो, अजयराज। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य का सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है भाई, तो इन्होंने क्या किया है, ध्यान देना है आपको। क्या किया है उन्होंने, अजमेर दुर्ग की स्थापना की है, अजमेर नगर की स्थापना की है। क्या किए भाई, अजमेर नगर बसाया उन्होंने 1113 में अजयराज ने। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है उनकी, हम देखें तो ये देखिए आप, अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा या सोमलवती नाम के सिक्के जारी किए। इन्होंने ये शैव मतावली थे भाई, फिर भी उनके मध्य दिगंबर व श्वेतंबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। मतलब वो जो थे वो शैव मतावली थे, या शैव धर्म को मानते थे। कौन भाई, अजयराज। उसके बाद में हम देखें तो इन्होंने प्रशासन अपने पुत्र किसको दे दिया भाई, अर्णोरास को। पुत्र है अर्णोरास, और सौंप कर क्या कर दिया, सन्यासी बन गए ये। तो ये ध्यान रखना है। एक बात ये मुख्य है कि अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा या सोमवती नाम के सिक्के जारी किए हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है बार बार, तो आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है।
रानी का नाम याद रखना आप, अजयराज की। सोमलेखा यहाँ सोमलवती, ठीक है। अर्णोराज को दे दिया, सौंप दिया, और फिर क्या बन गया, वो सन्यासी बन गया भाई। तो अगला कौन आएगा भाई, अर्णोराज। कब आएगा, 1133 में। तो 1133 से 1153 तक रहेगा। अर्णोराज की बात करें हम तो उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया भाई। किस झील का निर्माण करवाया है अर्णोराज ने, आना सागर अजमेर में है, वो भी शिव मतावली था, परंतु पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर का वराह मंदिर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये दो बातें अर्णोराज की प्रमुख हैं, एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया है, और एक कौन सा, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई, अर्णोराज ने। किसने करवाया, अर्णोराज ने। तो ये देखिए आप, ये हैं आना सागर झील। आना सागर झील ये दिख रही है आपको, दिख रही है, ये है आना सागर झील। ये मैं गया हूँ, लगभग 4-5 बार गया हूँ। तो ये है आना सागर झील, अर्णोराज द्वारा बनाई गई है। ये पुष्कर में वराह मंदिर है भाई, ये देखिए आप, यहाँ पर भी गया हूँ मैं। वराह मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। देखिए ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये यहाँ दर्शन कर सकते हो आप। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है हमारे पुष्कर में। तो बहुत ही सुंदर ये माता हमारे सामने। तो इसका निर्माण किसने करवाया भाई, अर्णोराज ने। एक मुख्य बात आती है कि गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू युद्ध में अर्णोराज को पराजित किया भाई। तो ये तो लुका छिपी का खेल हो रहा है। कहाँ पर, कहाँ हो रहा है भाई, तो एक तो चालुक्य वंश और एक चौहान वंश के बीच में। क्यों, तो पहले क्या हुआ था, पहले हम देखें तो विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था, मूलराज प्रथम को यहाँ हराया है, देख सकते हो, यह मूलराज प्रथम को पराजित किया है चालुक्य शासक। जबकि यहाँ वापस चालुक्य शासक वापस किसको हराएगा भाई, ये तो ये गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के युद्ध में किसको हराया है, अर्णोराज को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, आबू का युद्ध किन किन के बीच में हुआ है, तो कुमारपाल व अर्णोराज के बीच में। जीता कौन इस बार, तो कुमारपाल। आगे हम देखें जगदेव, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी भाई, इसीलिए इन्हें पितृहंता कहते हैं। तो अजमेर के चौहान वंश में पितृहंता किसे कहेंगे भाई, जगदेव को। जगदेव अर्णोराज का पुत्र और पितृहंता अजमेर के चौहान वंश का, ठीक है। आगे हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिस्सल देव के नाम से जानते हैं। इनका समय 1153 से 63। इन्हें क्या कहते हैं भाई, तुरंगजीत के नाम से जानते हैं भाई। क्या नाम से जानते हैं उनको, तुरंगजीत के नाम। इसका मतलब होता है तलवार व लेखनी का विद्वान है ये। कौन है भाई, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिस्सल देव के नाम से जानते हैं। आगे हम देखें तो यह विजेता व साम्राज्य निर्माता है भाई ये, ठीक है। कैसे, तो इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक तंवर नामक तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली तक साम्राज्य का विस्तार किया है। 1157 में दिल्ली तक डंगा बचाया भाई इसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली को विजित करने वाला अंतिम हिंदू शासक है ये। ध्यान रखने की बात तो ये है कि अंतिम हिंदू शासक है ये, दिल्ली विजित करने वाला। दिल्ली शिलालेखों के अनुसार इन्होंने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी पराजित किया भाई। साहित्य क्षेत्र में ये देखें हम, साहित्य क्षेत्र में तो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे भाई। कवि बांधव, कवि बंधु के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा है, सबसे बड़ी बात है, संस्कृत के विद्वान थे, हरिकेली नाटक लिखा है भाई। इसने विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिस्सल देव के नाम से जानते हैं। सोमदेव उनके दरबारी साहित्यकार थे। सोमदेव, तो क्वेश्चन ये बहुत बार बना है कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान साहित्यकार कौन थे, तो सोमदेव, नाम याद रखना आप। और इनकी पुस्तक का नाम ललित विग्रहराज, राजकवि है वह। तो आपको ध्यान रखना कि हरिकेली नाटक किसने लिखा है भाई,
विग्रहराज चतुर्थ या बिस्सलदेव ने, जबकि ललित विग्रहराज सोमदेव। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आगे हम देखें तो देख सकते हो आप अन्य उपलब्धियां हम देखें विग्रहराज चतुर्थ की, तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कंठाभरणम, इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया भाई, तोड़वा दिया है। क्या कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तोड़वा कर क्या कर दिया, तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया भाई। तो ये ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको, तो ध्यान देना है कि विग्रहराज चतुर्थ ने, तो ध्यान ये देना है कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी भाई, तो विग्रहराज चतुर्थ या बिस्सलदेव ने। जबकि क्या किया है, किसने क्या किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा आपने, मैंने पहले पढ़ाया था, पहला क्रम से टॉपिक में ज़रूर, गुलाम वंश का ये शासक था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। जबकि संस्कृत पाठशाला थी पहले, तो हम देखें अबू ब्रक के निर्देशन पर करवाया है उन्होंने। तो ये ध्यान देना है, दिल्ली सल्तनत का शासक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था ये भाई, पहले घोरी का गुलाम था, घोरी की मृत्यु के बाद में वह स्वतंत्र शासक बना और हमारे भारत में गुलाम वंश की नींव रखी है इसी ने। तो गुलाम वंश, उसके बाद में कौन सा है भाई, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। इसे किस नाम से जानते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत। किस नाम से जानते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। आप ध्यान देना है भाई, 1206 से 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत रहेगा। कब से, तो 1206 से 1526, ये ध्यान रखना है आपको, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ देखें तो एक बात और आती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने बिस्सलपुर कस्बे का निर्माण करवाया भाई। क्या करवाया है, बिस्सलपुर कस्बे का निर्माण, यानी बिस्सलपुर तालाब बनवाया था, लेकिन वर्तमान में बिस्सलपुर परियोजना एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। ये कहाँ है, निवाई टोंक में भाई। कहाँ है, निवाई टोंक, और वर्तमान में जयपुर की लाइफलाइन कहती है भाई इसको। तो ये भी शैव मतावली थे, परंतु इन्होंने कई जैन विहारों का भी निर्माण करवाया है, ये ध्यान देना है आपको। और हम देखें तो इसके समकालीन एक धर्म संत थे भाई, धर्म घोष सूरी, और उन्हीं के आदेश पर अपने राज्य में प्रत्येक जैन एकादशी में पशु हत्या पर रोक लगाई है इन्होंने भाई। तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब हम देखते हैं कि अजमेर के इस चौहान वंश जो थे, तो इनको क्या कहते हैं, शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल। किसके काल को कहते हैं भाई, तो ये ध्यान रखना है, बिस्सलदेव के काल को, बिस्सलदेव के काल को क्या कहते हैं भाई, स्वर्ण काल। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल बिस्सलदेव के शासन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय क्या थी भाई, जनता सुखी थी, बहुत अच्छा चल रहा था चौहान वंश में इनके समय में। आगे हम देखें उनके ही बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आ रही है कि एक इतिहासकार हैं किलहॉर्न, क्या नाम है, किलहॉर्न के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ समकालीन शासकों में एकमात्र हिंदू शासक थे जिसकी तुलना हम कालिदास तथा भवभूति से कर सकते हैं। किसने कहा भाई, ये किलहॉर्न ने। तो किलहॉर्न ने इसकी तुलना एक तो कालिदास से की है भाई, और किससे की है, भवभूति से। तो विद्वान है ये व्यक्ति। राजा राममोहन राय की समाधि स्थल है बिस्टल, इंग्लैंड में, पर हरी केली नाटक अंकित हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक लाइन जो ऑथेंटिक हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। हर एक एग्ज़ामों में आपके लिए ऐसे ये वीडियो, इतिहास के वीडियो बहुत ही काम के हैं। आप क्रम से इसको पढ़ते जाइए और मेरे साथ जुड़ते जाइए। अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, तथा प्रत्येक वीडियो के मैं पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। ये जो नोट्स हैं वो आप निकाल के आराम से मेरी आवाज़ को आपके कानों में रख के आप सुन सकते हो। तो अगला हमारा शासक हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं जिसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक पृथ्वीराज तृतीय।
देखते हैं हम पृथ्वीराज, देखते हैं। ये देखिए विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव चौहान, जो हमने पढ़ा था अभी, एक बहुत ही शानदार व्यक्ति था ये, जिसने जयपुर, जो अभी जयपुर हैं वो उनकी बदौलत, क्योंकि उन्होंने बिसलपुर तालाब बनवाया था, जो अभी बिसलपुर परियोजना है जयपुर की लाइफलाइन है। आगे हम देखें, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, ये व्यक्ति, ये देखिए ये पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान, ध्यान सकते हो आप पृथ्वीराज चौहान का नाम। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं भाई, चौहान वंश के महान शासक हैं ये। इनका समय है 1177 में शासक बनेंगे और 1192 तक रहेंगे ये भाई, ठीक है, लगभग 15 साल। जन्म अनहिल पाटन गुजरात, 1166 में जन्म हुआ है भाई, तो कह सकते हो आप 1177 में शासक बन गए। तो मात्र कितने वर्ष के शासक बने हैं भाई इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 11 वर्ष में शासक बन गए भाई, राजा बन गए 11 वर्ष में, पृथ्वीराज थर्ड। पिता का नाम है सोमेश्वर, माता का नाम है कर्पूरी देवी, कलचुरी राजकुमारी है ये भाई। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है कि भारत में, ये पहले हम बात करें कि कर्पूरी देवी कलचुरी राजकुमारी, मैंने पहले इतिहास पढ़ाया था, इससे पहला टॉपिक, उसमें मैंने राजपूत युग में बताया था कि कलचुरी कहाँ के वंश से संबंधित है, कहाँ का था, तो मध्य भारत के थे ये कलचुरी। तो सोमेश्वर की शादी वहाँ हुई थी, बेटा हैं पृथ्वीराज थर्ड। अब देखें तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इनका राज्याभिषेक 1177 में हुआ है, किनका, पृथ्वीराज थर्ड का। तो एक वर्ष तक क्या किया इन्होंने, तो 11 वर्ष में आयु में तो शासक बने हैं ये, लेकिन माता कर्पूरी देवी ने संरक्षक काल 1 वर्ष का है, यानी कि महिला शासिका रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि कर्पूरी देवी महिला शासिका रही हैं भारत में, यानी चौहान वंश में। तो राजस्थान की 3 प्रमुख महिला शासिका रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने बहुत ही आपके लिए क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन आ सकता है हर एक एग्जाम में, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, रीट हैं, प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं राजस्थान में ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की कितनी महिला शासिका रही हैं, तो आपको ध्यान देना है कि राजस्थान में 3 महिला शासिका रही है भाई। कितनी रही है, 3। पहली कौन सी, तो ये कर्पूरी देवी। दूसरी कौन सी है भाई, तो दूसरी का नाम याद रखना, माँ कर्मावती, नाम सुना होगा आपने, कर्मावती। कहाँ की है ये भाई, ये हैं कहाँ की कर्मावती, तो ये मेवाड़ की महाराणा सांगा की पत्नी, मेवाड़ के इतिहास में इसको भी पढ़ेंगे हम। और तीसरी हैं पोपाबाई, नाम याद रखना, पोपाबाई। कहाँ की है भाई ये, खेड़ बाड़मेर, खेड़ तहसील है बाड़मेर की, तो खेड़ बाड़मेर की ये रहने वाली हैं भाई। तो 3 महिला शासिका, कर्पूरी देवी, कर्मावती और कौन सी, पोपाबाई, याद हो जाएगा आपको। अब बात करें पृथ्वीराज थर्ड की, इनके प्रधानमंत्री कौन है भाई, कदमवास, सेनाध्यक्ष भुवनमल। 1178 में इन्होंने स्वयं ने सत्ता संभाली है भाई, किसने, पृथ्वीराज थर्ड ने, मैंने कहा था मैंने 1178 में। उपाधि क्या है इसकी, राय पिथौरा व दल पुंगल, विश्व विजेता बनने की चाह थी उनकी, लेकिन कारण बताऊंगा मैं क्यों नहीं बन पाई ये। वैसे बहुत अच्छे, बहुत सारा क्षेत्र जीते थे ये। इनकी विश्व विजेता बनने की अभिलाषा थी, जिसकी पारसी इतिहासकार हसन निजामी के ग्रंथ तासुल मासीरी में विश्व विजेता बनने, तो ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो एक पारसी इतिहासकार हैं जिसका नाम है हसन निजामी, उसकी पुस्तक का नाम तासुल मासीरी, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखें तो प्रारंभिक विजय देखें हम, तो प्रारंभिक समस्याएं थी यहाँ पर उनके, एक तो नागार्जुन का विद्रोह था और एक है भंडारक जाति का विद्रोह। तो ये नागार्जुन कौन था, नागार्जुन का दमन कैसे किया इन्होंने, तो हम देखें तो नागार्जुन पृथ्वीराज थर्ड के चचेरे भाई थे। इन्होंने विद्रोह कर गुड़गांव यानी हरियाणा पर अधिकार कर लिया था और अजमेर की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। चचेरा भाई है भाई, गद्दी तो प्राप्त करना चाहेगा, तो किसको हराना चाहेगा वो, पृथ्वीराज थर्ड को। तो संघर्ष की तैयारी कर रहा था, तो पृथ्वीराज ने अपने मुख्यमंत्री को सहायता से नागार्जुन का अंत किया, तो पहली लड़ाई जीती उसने प्रारंभिक विजय में।
समस्या पहली थी। दूसरी, भंडारक जाति बार बार विद्रोह कर रही थी। सतलज नदी क्षेत्र से आने वाली जाति जो गुड़गांव एवं हिसार में बस गई थी और उपद्रव करने लगी थी, तो 1182 में पृथ्वीराज ने इनको भी हराया। तो इस प्रकार ये दो प्रमुख समस्याएं थी वो उन्होंने सॉल्व की। पृथ्वीराज थर्ड की दिग्विजय हम देखें। दिग्विजय चारों दिशाओं में जीतना चाहता था वो। दल पुंगल विश्व विजेता बनना चाहता था वो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखें, उत्तर में मुस्लिम तुर्क थे भाई। पूर्व में कौन है भाई? गढ़वाल कन्नौज यूपी में थे और चंदेल जेजाभुक्ति ये एमपी में थे। दक्षिण पश्चिम में चालुक्य वंश था, मैंने आपको कहा था। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें आसपास में वो क्या करना चाहते थे? जीतना चाहते थे। ये देख सकते हो आप। पूर्व में तो गढ़वाल वंश है कन्नौज में, चंदेल जेजाभुक्ति ये एमपी में है। दक्षिण पश्चिम चालुक्य गुजरात थे और ये देख सकते हो आप, यहाँ गुजरात में थे ये। तो पहला देखें हम तो चंदेल चौहान संघर्ष। चंदेल यानी ये एमपी का क्षेत्र जिसे जेजाभुक्ति, महोबा, बुंदेलखंड या खजुराहो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महोबा उनकी राजधानी थी। चंदेलों की राजधानी महोबा थी, ध्यान रखना। जेजाभुक्ति भी बोलते हैं बुंदेलखंड और खजुराहो, ये एमपी में पड़ता है। इसकी राजधानी महोबा थी। मैंने पहले बताया था आपको इसके बारे में, आपने सुना होगा पहला वीडियो, तो उसमें थोड़ा और समझ में आता आपको। क्यों? क्योंकि महोबा के युद्ध के बारे में मैंने जानकारी दी थी आपको। 1182 में महोबा के युद्ध को ही तुमुल का युद्ध कहते हैं। आजकल ये क्वेश्चन बन रहा है कि तुमुल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई, तो ये ध्यान देना आपको कि तुमुल व महोबा का एक ही नाम है और ये युद्ध हुआ था 1182 में। पृथ्वीराज चौहान व वहाँ के शासक थे परमदी देव और इसको हराया पृथ्वीराज थर्ड ने और चंदेल राज्य पर अधिकार किया। तो पहली विजय प्राप्त की उन्होंने। दिग्विजय जीतना चाहता है वो। आगे हम देखें पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, तो परमदीप देव के सेनापति दो थे भाई, आल्हा व उदय। नाम सुना होगा आपने। आल्हा व उदय शहीद हुए थे वहाँ पर। जैसे हम बात करूँ, मैं आपको इतिहास बताऊँ तो राजस्थान में आपको बताऊँ कि राजस्थान में कौन था भाई? रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। कौन थे? रतन सिंह। अब रतन सिंह के शासक चित्तौड़ के थे उस समय। वहाँ के उसके जो सेनापति थे उनका नाम था भाई, क्या नाम था? गोरा बादल। वो भी शहीद हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी था 1303 में चित्तौड़ में और ये आक्रमण हुआ था और इसमें रतन सिंह के गोरा बादल शहीद हुए थे। तो उनको आज यहाँ चित्तौड़ की इतिहास में याद किया जाता है, गोरा बादल को। वैसे एमपी में भी ये परमदी देव के दो सेनापति जो थे आल्हा व उदय को वहाँ याद किया जाता है। तो याद ये रखना कि आल्हा व उदय कौन थे? तो परमदी देव के सेनापति थे भाई ये। सेकंड, चौहान चालुक्य संघर्ष। ये लुका छिपी का खेल हो रहा था चौहानों और चालुक्यों के बीच में। तो यहाँ क्या होगा? तो गुजरात में ये क्षेत्र चालुक्य वंश, मैंने कहा था आपको। वहाँ के अब शासक रहेंगे भीम सेकंड। तो ये शासक याद रखना कि जब पृथ्वीराज थर्ड राजस्थान के शासक थे उस समय गुजरात के चालुक्य वंश कौन थे? शासक कौन थे? तो भीम सेकंड। दोनों के बीच संघर्ष का क्या कारण था? एक तो साम्राज्य विस्तार, आपस में लड़ाएंगे साम्राज्य विस्तार के लिए। और दूसरा क्या कारण है भाई? तो आबू के शासक सलख की पुत्री थी भाई इच्छिनी से विवाह का ये क्या हुआ था भाई? दोनों के बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। इच्छिनी से विवाह, यानी भीम सेकंड कह रहा है कि मैं इच्छिनी से विवाह करूंगा, मेरी इच्छा है, जबकि पृथ्वीराज थर्ड क्या कह रहा है? नहीं, मैं करूंगा। तो ये इच्छिनी के लिए, इच्छा के लिए ये सब हुआ। 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने आबू के युद्ध में भीम सेकंड को हरा दिया भाई। जीता कौन? पृथ्वीराज थर्ड। 1187 में दोनों के मध्य फिर मैत्री हो गए भाई। चलो ठीक है, आप कर लो यार, आप मस्त रहो। ठीक है, आगे और देखें हम। तीसरा संघर्ष चौहान व गढ़वाल संघर्ष था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चौहान व गढ़वाल कन्नौज के थे भाई और वहाँ का शासक कौन है भाई? जयचंद गढ़वाल है भाई। लड़ाई क्यों हो रही है? साम्राज्य विस्तार के लिए। और संयोगिता, नाम सुना ही होगा आपने। जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री थी भाई वो संयोगिता। तो ये हैं जयचंद के बारे में आप देख सकते हो आप। और ये पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता के लिए, जयचंद की पुत्री के लिए
संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। तो ये क्षेत्र था भाई, आप देख सकते हो ये क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य, आप देख सकते हो ये दिल्ली, अजमेर, महोबा, ये यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र पृथ्वीराज थर्ड के कब्ज़े में था भाई। तो यहाँ ये मैं बताऊँ आपको, तो ये देखिए आप, ये महोबा है। यहाँ महोबा के युद्ध में 1182 में परमदी देव को हराया, आल्हा व उदय शहीद हुए हैं, ठीक है। यहाँ ये गुजरात में चालुक्य वंश का भीम सेकंड को हराया, इच्छिनी से शादी की किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। आगे देखें तो कन्नौज, ये कन्नौज कहाँ है भाई? कन्नौज यूपी में पड़ रहा है, और वहाँ पर शासक हैं कौन है भाई? जयचंद, मैंने बताया आपको जयचंद, और उसकी पुत्री संयोगिता के लिए यहाँ पर क्या होगी भाई? लड़ाई होगी दोनों के बीच में। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, जिसका पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्वयंवर से अपहरण कर लिया और विवाह कर लिया भाई। तो पिता को क्या होगा? गुस्सा आएगा। तो क्या करेगा वो? तो मैंने पहले कहा था कि उत्तर भारत में जब पृथ्वीराज चौहान वहाँ शासक था, उस समय उत्तर भारत में कौन था भाई? तुर्क थे, तुर्क मुसलमान थे भाई। और वहाँ गौर प्रदेश का एक शासक था जिसका नाम है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी को जयचंद ने बुलाया था भाई कि आप आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ और मैं आपका साथ दूंगा। तो मोहम्मद घोरी और साम्राज्य विस्तार यहाँ होगा। उद्देश्य क्या है मोहम्मद घोरी का? यहाँ एक तो इस्लाम का प्रसार करना और एक साम्राज्य विस्तार करना, धन लूट के चला जाना, यहाँ स्थायी रहना, ये नहीं था मोहम्मद घोरी का, ये ध्यान रखना। इससे पहले मुसलमान आए थे हमारे यहाँ पर, एक युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था भाई? 712 ईस्वी में, याद होगा आपको, इतिहास आपने कभी पढ़ा हो तो। और उसमें आया था भाई मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, वो युद्ध हुआ था, वो भी चला गया था लूट मार के। यहाँ से घोरी का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। जबकि इससे पहले मोहम्मद घोरी से भी 100-150 साल पहले एक आया था हमारा गजनवी, हमारा नहीं है वो, वहाँ का है, गजनवी आया था भाई। मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा। वो लूटने के लिए आया था, सोमनाथ पर आक्रमण किए थे भाई उसने। ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो लूट के चला गया। लेकिन घोरी यहाँ क्या कर रहा है? साम्राज्य विस्तार कर रहा है। तो ये समझने की बात है। यहीं से तो क्या होगा? सब कुछ होगा, परिवर्तन, मुसलमान आ जाएंगे भारत में। तो ये देखते हैं आगे। मोहम्मद घोरी ने 1186 में क्या किया भाई? हाँ, देखें हम क्या किया है घोरी ने। तो पंजाब पर अधिकार किया और पंजाब के बठिंडा तवर ए हिंद पर अधिकार किया, और परिणाम स्वरूप मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए भाई। कितने हुए? 2 प्रसिद्ध युद्ध, याद रखना, 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं। क्या नाम है? एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध और एक है तराइन का सेकंड युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा में, करनाल जिले में। 1191 में जीतता है भाई पृथ्वीराज थर्ड, जबकि 1192 में जीतेगा पृथ्वीराज थर्ड, हारेगा, और जीतेगा घोरी जीत जाएगा भाई, और पृथ्वीराज थर्ड वहाँ मर जाएगा। तो यही यहाँ से ही तो इतिहास का, हमारे इतिहास का क्या होगा भाई? चेंज हो जाएगा। कारण देखें हम, आगे देखें तो पृथ्वी भट्ट चंद्रवरदाई, ठीक है, हम यहाँ बात है। अब आगे देखें, महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं कि पृथ्वी भट्ट जो था, जो चंद्रवरदाई, एक ही नाम है दोनों, मैंने कहा था आपको। पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है उसने, ठीक है। वो क्या कह रहा है? तो पृथ्वीराज चौहान ने और घोरी के बीच में 24 बार युद्ध हुए थे, यूँ कह रहा है वो। 24 बार हराया, यूँ कह रहा है। किसने हराया भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। दोस्त है तो कहेगा, अपन देखते हैं। 24 बार याद रखना, आप क्वेश्चन बनता है। 1186 से 1191 के बीच में कह रहा है ये। कौन कह रहा है भाई? पृथ्वी भट्ट, यहाँ चंद्रवरदाई कह रहा है। जबकि नयन चंद्र सूरी की पुस्तक का नाम है हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार विजय प्राप्त की है भाई। ये 7 बार कौन कह रहा है? हम्मीर देव। ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना। और 24 बार जीता कौन कह रहा है भाई? चंद्रवरदाई कह रहा है भाई। 1192 में चौहान साम्राज्य पर अधिकार किया और दिल्ली को गौर साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया भाई। किसने? घोरी ने। और अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रांतपति बना दिया भाई, नियुक्त कर दिया भाई, ठीक है। किसको बनाया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया 1192 में। और वापस घोरी कहाँ चला गया भाई? तुर्क में चला गया वहाँ पर गौर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर ही तो था, यहाँ लूट माल के वो चला गया वहाँ पर, और यहाँ पर अपना अधिकारी नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1206 तक
घोरी के अधीन काम किया भारत में, ठीक है। लेकिन जब घौर प्रदेश में 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? घोरी की। अब घोरी की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर ये जो ऐबक है, ऐबक क्या कहेगा? नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूँ। इसीलिए हम कहें कि 1206 ईस्वी में भारत में क्या होगा? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी भाई। कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कहीं ना कहीं किसी के गुलाम थे, इसीलिए उनको क्या कहते हैं भाई? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आए थे खिलजी, खिलजी वंश के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, और लोदी को कौन हराएगा भाई? बाबर आएगा। और बाबर का बेटा कौन है भाई? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन है? अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये सभी आएंगे मुसलमान हमारे यहाँ पर, और यहाँ से ही तो खेल बदल जाएगा। मैंने कहा इतिहास बदलेगा। आगे देखें, प्रांतपति बना दिया भाई उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण है भाई? तो ये देखें हम, तो हार के कारण देखें तो घोरी ने 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध के बाद बदला लेने के उद्देश्य से अगले 1 साल तक अपनी सेना को तुर्क, ताजिक और अफगानिस्तान में सुरक्षित रखा है भाई। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? देखते हैं हम ये क्या कर रहा है, तो देखें हम। दूसरी तरफ पृथ्वीराज ने अपनी कीमती समय जो है, अपना कीमती समय जो है वो 1 वर्ष के लिए संयोगिता के साथ में घूमने गया भाई, पिकनिक गया। ये पृथ्वीराज थर्ड हनीमून के लिए, और वहाँ पर वो सेना बना रहा है, ये ध्यान रखना। तो हारेगा ही हारेगा। पृथ्वीराज के मंत्री प्रताप सिंह को घोरी ने अपनी ओर मिला लिया भाई। प्रताप सिंह को तो विश्वासघात किया प्रताप सिंह ने। इस प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज के घोड़े के स्थान पर एक नाचने वाली घोड़ी नाट्यरम्या रख दिया। नाट्यरम्या क्वेश्चन आता है भाई, तो रख दी भाई, घोड़ी थी ये, जबकि वो घोड़ा यूँ समझा। किसने किया था ये सब? प्रताप सिंह ने, जो किसका? उसी का सेनापति था। धोखे से घोरी ने अपने अधीन मिला लिया था। तो घोरी का युद्ध से पूर्व ही संधि का बुलावा जानबूझ के उसने बुलाया और विश्वासघात किया, यूँ बोल रहे हैं ये। घोरी का अचानक युद्ध करना, और पृथ्वीराज के सेनापति स्कंद और उदय तराइन के सेकंड युद्ध में उनके साथ में नहीं थे, ये देखना है। और मोहम्मद घोरी की द्रुतगामी घुड़सवार सेना बनाई थी। 1 साल तक मेहनत की थी उसने, नहीं जीतना है मेरे को, तो कैसे भी करके, कैसे हार के भाग जाऊं मैं? तो ये गलत है। गलती यही थी कि उसने पीछा नहीं किया था, और अगर वहाँ पर वो मार डालता इसको, घोरी को, तो ये सब यहाँ खेल भारत में नहीं। अब कुछ ऐतिहासिकता हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी मैं आपके साथ में लाया हूँ। शेयर करो ज़रूर, लाइक नहीं कर रहे हो लाइक ज़रूर करो, और सब्सक्राइब भी करो आप, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों को ये बताओ कि यहाँ पर भारत का टोटल इतिहास यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हो गई है। आगे हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की ऐतिहासिकता हम देखें तो देखो, चंद्रवरदाई के अनुसार तो पृथ्वीराज को गजनी ले गया है, और गजनी में मृत्यु हुई। कह रहा है भाई पृथ्वीराज, चंद्रवरदाई कह रहा है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ हुई है भाई? गजनी। कौन लेके गया? घोरी, यूँ कह रहा है ये। जबकि यहाँ मीनराज उल सिराज ये लेखक हैं, जिसकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी के अनुसार मृत्युस्थल कौन सा बता रहा है भाई? सुरसरी, सिरसा, हरियाणा। जबकि हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल मासूरी के अनुसार अजमेर में बताया है मृत्यु। तो ये ध्यान रखना है, कुछ बातें हैं आपको। आगे हम विविध तथ्य में और देखें तो देखते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती संजर पारस के थे, और पृथ्वीराज चौहान के समय में घोरी के साथ में भारत आए थे भाई। कौन? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, नाम सुना होगा आपने। अजमेर में दरगाह है ना उनकी, तो ये अजमेर शरीफ दरगाह मैंने लगभग 6 बार जियारत की है यहाँ पर अजमेर में। RPSC में गए थे भाई बहुत बार हमारे मित्रों के साथ में, तो यहाँ पर मैं लगभग 3 से 4 बार गया हूँ, फैमिली के साथ भी गया हूँ। आप भी जाए, बहुत अच्छी जगह है ये। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर भाई आए थे, ये मोहम्मद घोरी के साथ में आए थे, और यहाँ पर उनकी खानका बना दी है भाई, निवास स्थान खानका बना दी उन्होंने। तो चंद्रवरदाई, जिसे ही पृथ्वी भट्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है भाई। पिंगल शैली, कल बताया था मैंने आपको, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली का ग्रंथ है।
का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? तो चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट, एक ही नाम है दोनों। इन्होंने पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक लिखी है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, जिसने लिखना तो चालू किया इन्होंने, लेकिन उनके पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया भाई, ये ध्यान देना है आपको। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया भाई, किला बनवाया है। यही दुर्ग को ऐबक ने तुड़वाकर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद निर्माण की है और भारत की पहली मस्जिद बना दी भाई। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया भाई? तो ये उसने वो संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का चोपड़ा बनाया और यहाँ पर पृथ्वीराज के पिथौरागढ़ एक दुर्ग था उसका निर्माण करवाकर पहली मस्जिद बनवा दी भाई दिल्ली में। तो ये आता है क्वेश्चन के, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। भारत की पहली मस्जिद पहले क्या है? तो दुर्ग था ये। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ अंतिम समय में आ रही हैं, ये आ रही हैं यहाँ पर देखिए हम। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन विद्वान, उसके दरबार में विद्वान रहते थे भाई, वो स्वयं विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। इससे पहले विद्वान कौन थे भाई? तो बिस्सल देव, जिसे क्या कहते हैं भाई? बिस्सल देव को विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव कहते हैं, कवि बंधु के नाम से जानते हैं। कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? हरि केली नाटक। उसके ही दरबारी विद्वान कौन थे? सोमदेव। और उन्होंने कौन सा लिखा है भाई? उन्होंने कौन सी लिखी भाई? ललित विग्रहराज। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन विद्वान कौन कौन से थे? चंद्रवरदाई, इन्हीं को पृथ्वी भट्ट कहते हैं और उनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। जयानक, उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज विजय। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर, पद्मनाभ और वागीश्वर, ये सभी विद्वान थे उनके। पद्मनाभ जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के साहित्यकार व सांस्कृतिककार थे। ये क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं न कहीं, तो याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन विद्वान में चंद्रवरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर, पद्मनाभ और वागीश्वर। ठीक है, ये देखिए पृथ्वीराज रासो ये हैं चंद्रवरदाई। इन्होंने इस पुस्तक में इसे भारत का प्रथम महाकाव्य कहते हैं भाई, और इसमें बहुत कुछ बातें हैं। ये पुस्तक मेरे पास में पड़ी हुई है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, अजमेर के चौहान वंश का इतिहास। टॉपिक नंबर 2 है, राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर दी है हमने। 18 टॉपिक क्रम से आपके सामने होंगे और इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए, आगे हमारे साथ में चलते रहिए। आप ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करिए और मेरी आवाज़ को आपके कानों तक पहुँचाइए और इस PDF को आराम से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और ऐसे के ऐसे हमसे जुड़ते रहे और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपके सामने जल्दी से रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।